आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पे हो रही है। और आप देख रहे हैं कि इस YMCA ग्राउंड में बहुत जबरदस्त रश है। मुझे बस गलियों में क्रिकेट खेलना याद आता है। मुझे भी दो कोको। जी जनाब, अब हम आपको आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के टॉप एक्टर हुमायूं सईद और टॉप सिंगर आसिम अजहर से आपकी मुलाकात करा रहे हैं। इस वक्त YMCA ग्राउंड में जारी है आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस। बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर शरीक हैं इन दो टॉप एक्टर और सिंगर से मिलने के लिए। तो ये सेशन अब कुछ ही देर में शुरू होने वाला है, जहाँ पर आप ये मालूम करवाएंगे कि जी हुमायूं सईद और आसिम अजहर ने कराची में ज़िंदगी कैसे गुजारी। इस सेशन का नाम ही मैं हूँ कराची है और आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में अब की बार थीम भी मैं हूँ कराची का ही है। आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर शरीक हैं और ये लोग मिलने आए हैं हुमायूं सईद और आसिम अजहर से, और साथ में आसिम अजहर गुनगुनाएंगे भी। तो चले हो जाए तैयार बैम टीवी पे। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए हुमायूं सईद और आसिम अजहर का। कहते हैं कि एक बयान में दो तलवारें नहीं हो सकती, लेकिन ये उर्दू कॉन्फ्रेंस का ही एजाज़ है कि एक स्टेज पे दो सुपरस्टार्स हो सकते हैं। तालियों से अंदाज़ा नहीं हो रहा कि आप इतने एक्साइटेड हैं, तो एक बार भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए हुमायूं सईद और आसिम अजहर का। कहते हैं कि एक बयान में दो तलवारें नहीं हो सकती, लेकिन ये उर्दू कॉन्फ्रेंस का ही एजाज़ है कि एक स्टेज पे दो सुपरस्टार्स हो सकते हैं। तो आप हम इनसे पूछते हैं कि कराची शहर जिससे आप सबका भी ताल्लुक़ है, जो हमारी, मैं हालांकि कराची से नहीं हूँ लेकिन मेरी पहली मोहब्बत ये शहर है, तो इन दोनों का बचपन और लड़कपन यहाँ पर कैसा गुजरा, क्योंकि कोई भी पैदाइशी सुपरस्टार नहीं होता, एक दौर गुजरता है, तो इनके लिए वो दौर कैसा था, चाहेंगे कुछ नॉस्टैल्जिया में ले जाएं आप सबको। तो हुमायूं, आपसे आगाज़ करते हैं। कराची में आपकी पैदाइश हुई, यहीं पर आप बड़े हुए, लेकिन हम जो आपको एज अ सेलिब्रिटी जानते हैं, हमें लगता है कि जैसे ही आपने होश संभाला होगा, शीशे में खुद को देखते होंगे एक सेलिब्रिटी की तरह, और बाहर निकलते होंगे तो पापाराज़ी आपका पीछा करती होगी। तो कुछ बताइए कि कैसा रहा आपका बचपन का वक्त, लड़कपन का वक्त, और वो कराची और आज का कराची, क्या चीज़ें आपको ऐसी हैं जो याद आती हैं? मुझे बस गलियों में क्रिकेट खेलना याद आता है। मेरा बचपन भी दूसरों की तरह ऐसे ही था, और मेरे वालिदैन बड़े सख्त थे, मतलब मेरे अब्बू बहुत सख्त थे, तो इजाज़त नहीं थी रोज़ाना खेलने जाने की, या कभी ऐसे टाइम के ऊपर कि अगर रात में कोई नाइट मैच हो रहा है तो बड़ी मुश्किलों से हमें इजाज़त मिलती थी। तो कराची देखें, कराची में पैदा हुआ हूँ, यहाँ के यहाँ का एक अपना मज़ा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के लोग प्रोफेशनल बहुत हैं। काम 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 काम, सबको बस काम की यहाँ पड़ी होती है। जो मैंने अभी पिछले 20 सालों में देखा है, जो कराची में, अब मेरे ख्याल से पहले ज़्यादा खूबसूरत होता था कराची, अभी उतना नहीं रहा, लेकिन उम्मीद जो है वो पूरी है कि इंशाल्लाह। बाहर से भी बहुत सी एक्टिविटी देखी होगी बचपन से, आपकी वालदा इतनी बड़ी फनकार थी, तो आपने यहाँ के वो आर्टिस्ट अपने आसपास देखे होंगे यकीनन अपने बचपन में। क्या ऐसी बातें हैं जो आपकी बचपन की यादें हैं जो आप यहाँ मौजूद लोगों से शेयर करें? बिल्कुल, पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको एक बार फिर से, और आदाब। और मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हुमायूं भाई ने मुझे अपने साथ बैठने का इस स्टेज पे, ऑनेस्टली मैं ये हमारे मुल्क के, बहुत दुनिया के हमारे बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, एंड इट्स एन ऑनर फॉर मी। और मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, क्योंकि एक्चुअली में मेरा एक कॉन्सर्ट भी है थोड़ी देर में, तो मैंने हुमायूं भाई से रिक्वेस्ट की, तो और ये आई थिंक इन्हीं से मैं कर सकता था, बाकी किसी से करता तो मैं करता भी नहीं रिक्वेस्ट, क्योंकि मुझे पता है कि वो उसको बड़े अजीब तरीके से लेते। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि हुमायूं सईद साहब के लिए आप लोग सब तालियां बजाएं प्लीज़। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक कॉन्सर्ट हम आपसे, मिनी कॉन्सर्ट यहाँ भी करवाएंगे, तो आप लोग अगर आसिम का गाना सुनना चाहते हैं तो तालियां। क्या बात है हुमायूं भाई। नहीं, ये अच्छा हो गया ना, ये देखो मेरा भी जो सेशन था ना, ज़रा एंटरटेनिंग हो जाए। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम यहाँ स्टेज पर। बिल्कुल, बट आपके सवाल से मुतालिक, आर्ट्स काउंसिल से आर्टिस्ट बनने से पहले भी मेरा एक ताल्लुक़ रहा है, बचपन से बहुत एक खूबसूरत ताल्लुक़ रहा है, क्योंकि मेरे वालिद साहब अज़हर हुसैन साहब
जो कि आज यहाँ पे मौजूद भी हैं। वो उन्होंने मुझे कभी भी ऐसे स्टेज पे नहीं देखा, लेकिन आज क्योंकि आर्ट्स काउंसिल का इवेंट था एंड देन ऑफ कोर्स अहमद शाह साहब की सरबराही में ये सब हो रहा है, तो अब्बू को मैंने कहा कि आज आप प्लीज़ मेरे साथ चलिए, तो वो आज आए हैं। तो उनका बहुत बड़ा फ़ैन था मैंने सारे सीजन्स देखे हुए थे, और मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मुझे ये कैरेक्टर जो है वो आगे डॉक्टर असनाद का मुझे मिलेगा। बस मुझे एक कॉल आती है और मैं पहले उसको सीरियस लिया ही नहीं उस कॉल को। मैंने कहा ये पता नहीं कोई मुझसे शायद मजाक कर रहा है, लेकिन जब वो मेरी बात हुई तो मुझे पता चला कि उनको मुझ जैसा बंदा चाहिए, और ज़ाहिर है उसका एक तरीक़ेकार होता है, एक प्रोसेस होता है, ऑडिशन होता है। ऐसे नहीं कि बस उनको एक बंदा हुलिया वाइज पसंद है, जो उसका लुक जो है वो मिलता है, तो लेकिन उसके बाद प्रोसेस होता है एक ऑडिशन का, जो मेरे लिए बहुत नया था। मैंने कभी ऑडिशन दिया हुआ नहीं था, बहुत पहले दिया था जब मैं बिल्कुल यंग, पहली बार जब इस काम में आया था। उस वक्त मैंने हमारे एक इकबाल अंसारी साहब डायरेक्टर होते हैं, उनको मैंने ऑडिशन दिया था और मैं फेल हो गया था। तो मुझे हमेशा डर लगा रहता है, या डर रहता है कि मैं ऑडिशन जो है वो दे नहीं सकता। तो खैर मैंने ऑडिशन दिया, और ऑडिशन मैंने दिया, और मैं बीमार था, कोविड हुआ था मुझे, ये वो वाले दिन थे। खुद ही मुझे वो कैमरा रख के वो डायलॉग्स जो भी मेरे पास स्क्रिप्ट आया था वो मैंने बोल दिया, और उसके बाद फिर उनको वो अच्छा लग गया। फिर उसके बाद उन्होंने उस लड़की के साथ जो डायना का कैरेक्टर कर रही थी उसके साथ फिर ऑनलाइन जो है वो ऑडिशन करवाया, और वो भी ठीक हो गया। और फिर उसके कुछ 15-20 दिन के बाद मैं समझा शायद उनको पसंद नहीं आया या कुछ ऐसे हो गया, लेकिन 15-20 दिन के बाद उन्होंने कहा कि आप सिलेक्शन हो गया। आई वॉज वेरी हैप्पी, और बहुत मज़ा आया। वो एक अलग ही दुनिया है, जिस डिटेल के साथ वो लोग काम करते हैं, वो उस तरह का काम अगर हमारे यहाँ होना शुरू हो जाए तो मैं बहुत खुश होऊंगा, सब लोग बहुत खुश होंगे। क्या बात है, शायद हम करीब करीब एक ही उम्र के हिस्से में होंगे। तो मेरे बचपन की वो जिंगल्स जो टीवी पे आते थे चॉकलेट्स के और इश्तिहारों के, वहाँ पर आपकी आवाज़ सुनी। फिर जवान हुए तो अचानक से रोमांटिक गाने आए और वही लड़का वही आवाज़ में गा रहा है। अदाकारों में हमने ये देखा कि अगर कोई चाइल्ड स्टार हो तो उसको हीरो मानना बड़ा मुश्किल हो जाता है जब वो बड़े होते हैं, लेकिन आसिम आपका ट्रांजिशन बड़ा स्मूथ रहा। आज की जो नौजवान लड़कियाँ हैं, अगर वो कोई यहाँ पर तालियों से बता सकें कि यहाँ पर मौजूद हैं तो उनका आप पे क्रश है, हमें तो ये सुनने को मिलता है। तो ये कैसी रही आपके लिए ट्रांजिशन? ट्रांजिशन जब हुई तो ऐसा महसूस नहीं हुआ, लेकिन अब यहाँ पे बैठ के आपसे इसके बारे में बात करके अब फील हो रहा है कि हाँ एक काफ़ी ट्रांजिशन थी। आई गेस जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देते हैं कि आप लोगों में से, लेकिन अगर ब्रांड का नाम लेंगे तो उनकी मशहूरी हो जाएगी ना ज़रा। शाह साहब हैं, आप ब्रांड का नाम ले सकते हैं, जिंगल गाना है ना। बस चलो खैर है, क्या हो गया सुनी। आपने बचपन में अगर नौजवान है तो किस किस ने वो सुना था, कोकोमो मुझे भी दो कोकोमो, वो मैंने गाया था। किस किस को पता था? ये पता था? किस किस को नहीं पता था? ओके चलो फिर एक और आप लोगों को सरप्राइज देते हैं। ये किसने सुना था? कितना मजा आए रे दुनिया डेरी मिल्की वन, सुना? ये किसने गाया है? मैंने गाया है। ये भी पता था आप लोगों को? किसको नहीं पता था हाथ खड़ा करके बताए। क्या बात है यार, ज़बरदस्त। तो जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा उसका रेफरेंस मैं देना चाह रहा था। तो ये कुछ बचपन में फेमस जिंगल्स गाए, और उस वक्त ऐसे ही बस नॉर्मल लगता था कि। और दरियाफ्त किसने किया आपको आपके ये जिंगल्स के लिए? ओहो हो, ये तो बड़ी मुश्किल। हाँ बिल्कुल, मैं मेंशन करना चाहूँगा हमारे इंडस्ट्री के एक बहुत बड़ी फैमिली है। दे बिलोंग टू लाहौर, और पियानो और कीबोर्ड का बहुत बड़ा अगर प्रेजेंस पाकिस्तान में लाए हैं तो उनकी फैमिली का इसमें बड़ा रोल है। उनके एक और भाई हैं विकी हैदर, वो, और एक और हमारे बड़े अच्छे भाई हैं ईटी उनका नाम है। और उन्होंने कॉल की कि एक जिंगल है और वो किसी बच्चे से नहीं गाया जा रहा, तो आसिम को भेज दें। आई थिंक अब्बू को या अम्मी को कॉल आई थी, तो मैं चला गया और बस मैंने जाके गा दिया और वो आ गया, और आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं।
और बड़ी दिलचस्प बात यह भी है कि हमें थोड़ा ख़राब भी किया आपने अपने इस जिंगल से। हमने अपने वालिदैन से तकाजा किया कि हमारी गाड़ी चॉकलेट से क्यों नहीं बनी हुई। इस इश्तिहार में तो ये गाना गाते हैं कि हर चीज़ चॉकलेट से बनी होगी। तब हुमायूं, आपने महसूस किया कि आपके इस इमेज की वजह से कि जो एक लार्जर देन लाइफ किस्म का एक इमेज बना था, बिलखुसूस ख़वातीन में आपकी पॉपुलैरिटी, आपके संजीदा रोल्स जो आप अदा करते रहे, उसकी एक पॉपुलैरिटी एक वजह रही कि आपने कैरेक्टर एक्टिंग, क्या आपकी ये ख्वाहिश थी कि आपको इस किस्म के रोल्स भी मिले जिसमें आपका हीरो होना या आपकी लुक्स को एक साइड पे रखा जाए और उसमें आपकी अदाकारी को ही सिर्फ देखा जाए? देखें कि जब आप नए नए आते हैं ना, तो आपको बहुत हीरो बनने का ही शौक होता है, असली बात है। और मुझे भी था, और कैरेक्टर्स जिस तरह मैंने किए वो मेरे पसंद के ही थे सब, और काफ़ी सिंपैथी लेने वाले कैरेक्टर्स थे। और आप चाहते हैं कि इस तरह के कैरेक्टर्स करें ताकि लोग आपको पसंद करें। जैसे मेरे पास तुम हो की एंडिंग आपकी ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं लिखी गई थी बेचारा? मेरी ख्वाहिश के मुताबिक थी। आज बता ही रहे। नहीं, ऐसे ही था, ऐसे ही था। आपकी क्या ख्वाहिश थी? मैं इनको बोलता था मार दें मुझे बीच में? नहीं, बीच में नहीं, मतलब आखिर में अच्छा। मार दें। वो बंदा ही इस काबिल ही था वैसे। जिस ऐसा नहीं होना चाहिए ना मर्द हजरात को। नहीं, हाँ, नहीं होना चाहिए ऐसा। क्यों इतने बीवी को इतना तंग रखा होता, ना पैसे देता था ना कुछ था, और वो बड़ा होपलेस सा बंदा था। वो उसको लड़की छोड़ के चली गई थी उसकी बीवी। मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी ज़िंदगी में कोई भी आती ना, वो दूसरी वाली भी भाग जाती। तो मैंने कहा था इस बंदे को मार दें। और लोगों को बहुत दुख हुआ था, काफ़ी शोर मचा था। मैं सिनेमा में एक्चुअली वो लास्ट एपिसोड देख रहा था, तो मैंने नोट किया कि वो ड्रामा ख़त्म भी हो गया, ज़ाहिर मैं उसमें मर गया और ड्रामा ख़त्म हो गया, तो 5-8 औरतें एक लाइन में बैठी हुई थी और सब उठ के जा चुके थे, वो वैसे ही बैठ के रो रही थी। तो मैं उनके पास गया, मैंने कहा मैं यहीं खड़ा हूँ, मरा नहीं हूँ, प्लीज़ आप लोग अब चले जाएं, ड्रामा ख़त्म हो गया और मैं हूँ, अभी कोई ऐसा नहीं मसला। तो वो एक मेरे ख्याल से वो आज जो जितनी बात होती है उसकी एंडिंग के ऊपर, वो इसीलिए होती है कि मैं मर गया, और ये अच्छा हुआ। काफ़ी लोग मुझसे बोलते हैं कि गलत किया, ये एंडिंग ठीक नहीं थी, मगर मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक थी। तो इन शॉर्ट एक फिल्मी जुमला भी था पहले, लेकिन उसको अगर हम तब्दील करें आपकी इस गुफ्तगू को सम अप करने के लिए, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो शादी क्यों करते हो, है इजी, आप समझते हैं कि यही पैगाम देता है। आसिम, अगर मैं समझती हूँ कि जो लोग बैठे हैं और मेरी कई बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद में अभी तक नज़र नहीं आ रही, कुछ आप अगर सुनाएं अपना एक मशहूर गाना, ताकि कुछ लोगों के अंदर भी जज्बा पैदा हो, अगर आप चाहें तो। मेरे ख्याल से लोग बड़े इंटरेस्ट से सुन रहे हैं। हाँ। और ये एक अच्छी बात है इस अदबी महफिल की। ये बड़ा कमाल है और बड़े तरीके से सुन रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। Exactly. आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। अब वो बार-बार जो तालियां हैं ना, वो वैसे भी ठीक नहीं लगती, वो इसका मतलब वो बहुत इंटरेस्ट के साथ वो मॉर्निंग शो में ठीक लगती है, जहाँ पे एक क्यू वाला बंदा होता है। चले भाई तालियां, चलो तालियां बजाओ। उनको इशारा करता है दूर से, वरना पैसे नहीं मिलेंगे बेटा, ताली बजाओ। नहीं बिल्कुल, ये तो आप लोग बिल्कुल ठीक कर रहे हैं और एंजॉय करें। अगर बोरिंग लगे हमारी बातें तो फिर आवाज दीजिए, ओए बस कर, इस बात को चेंज कर। बोरिंग लगे तो ताली बजा के बताएं। नहीं, मजाक कर रहा हूँ। लेकिन मैंने इसी वेन्यू पे अभी चंद हफ्ते पहले जो वर्ल्ड म्यूज़िक फेस्टिवल था, आर्ट्स काउंसिल ने जो होस्ट किया था, उसी की हमने क्लोजिंग डे पे परफॉर्म किया था। और यकीन करें, यहाँ पे मतलब इतने करीब से भी बात करने की आवाज़ नहीं आती। तो आई थिंक जब कॉन्सर्ट की ऑडियंस आती है तो वो सिर्फ एक्चुअली शोर सुनने के लिए और शोर मचाने के लिए आती है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वक्त जो हमारी जितनी भी आवाम यहाँ बैठी हुई है, जितने पेशेंस से, जितने सब्र के साथ वो हमारी बात सुन रही है, उनकी एनर्जी और उनका जो दिल है वो हमारी गुफ्तगू में बिल्कुल यहाँ मौजूद है। आपको मैं बिल्कुल एक ट्रायल दे के बता देता हूँ। 1 2 3 करके आप लोग ज़रूर बताएं तालियों से कि आप लोग हमारे साथ हैं कि नहीं। 1 2 3। क्या सुनना पसंद करेंगे? मैं कुछ गा देते हैं क्या? कोई रिक्वेस्ट है आप लोगों की? क्या सिन्फ़े आहन नहीं, तरसती है निगाहें, ऐसा नहीं कहीं कोई है गलत फहमी जो बनी है, खोया नहीं अपनापन एहसास की राह चुनी है,
तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राहें तेरी, चाहिए पनाह तेरी। ये कैसे मैं बताऊं तुझे, सोती नहीं आंखें में, कटती नहीं रातें मेरी। के ख्वाहिशों के ख्वाबों की बारिशें अज़ाबों की कहाँ गई, धूप मेरे हिस्से के सवाबों, इन दर्द भरे नालों पे कर करम सवालों पे क्यों सितम तेरा तेरे चाहने वालों पे। तरसती है निगाहें मेरी, तकती है राहें तेरी, सुन कभी आहें मेरी। वाह वाह। अब मेरा दिल तो चाह रहा है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास तुम हो का कोई डायलॉग आप यहाँ पर बता सकें। तो अगर हुमायूं सईद ये कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल काम है एक्टिंग, तो मुझे माफ कर दें, मैं तो असल में अच्छी एक्टिंग मेरे ख्याल से करना बहुत मुश्किल काम है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें होता ये है कि जितना कम आप एक्टिंग करो, लगना नहीं चाहिए कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। ये मेरे ख्याल से एक्टिंग का कमाल है। आसिम ने एक बात कही, इन्होंने कहा कि अभी मैं अपने आप को इस्टेब्लिश करूंगा की तरफ गया। अब कोई खातून अगर ये बात कह रही होती तो सामने लोगों ने सवाल पूछना था कि क्या तुमने हीरो की खाला का रोल करना है, अपने आप को कितना अरसा इस्टेब्लिश करोगी। एक उम्र की हद जो है वो बना दी गई औरतों के साथ। तो हुमायूं साहब क्या बात है कि आप आज भी नई आने वाली एक्ट्रेसेस के साथ हीरो के तौर पे आते हैं, कि एक तफरीक है उम्र की, मर्द और हजरात की अगर हम बात करें। देखो, हीरो की कभी कोई उम्र नहीं होती और हीरोइन की भी कोई उम्र नहीं होती। ये तो वो जवाब देने के ऊपर है कि आप कैरेक्टर क्या है। आज मतलब पूरी दुनिया में जो अब एक्टर्स हैं, समझ लो डेंजल वॉशिंगटन है, अगर वो आज 60 साल के हैं या 65 साल के हैं, या केविन कॉस्टनर हैं, वो आज भी हीरो आ रहे हैं। वो हीरो तो कैरेक्टर है कि वो क्या है, उसके अंदर उसके साथ लड़की है या नहीं है। हमारे यहाँ तो हीरो समझा ही उसको जाता है जिसके साथ एक हीरोइन है। वेस्ट के अंदर ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और दूसरी बात ये कि मेरिल स्ट्रीप है, आपके पास दुनिया की बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस हैं जो आज एक सॉलिड कैरेक्टर में आती है। बेसिकली चक्कर क्या होता है कि आप लीड कैरेक्टर की बात कर रही हैं, और लीड कैरेक्टर जो है वो। अब मेरा दिल तो चाह रहा है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास तुम हो का कोई डायलॉग आप यहाँ पर बता सकें, सुना सकें। उसका एक ही डायलॉग मैंने बहुत सी जगहों पे सुना है। हाँ, नहीं, मगर वो चक्कर ये मुझे उसके अलावा एक कोई डायलॉग याद के ही मैं नहीं। बहुत मुखालिफ हूँ, अगर इन्होंने वो सुनाया तो देखिए मेरे मूड पे नागवार वो एक सिचुएशनल डायलॉग और वो तो कैरेक्टर की तरफ से इट्स अ फिक्शनल डायलॉग। हुमायूं भाई वो रिप्रेजेंट नहीं करते बिल्कुल। मैंने काफी प्रेशराइज कर दिया आपको, अपनी मर्जी से कोई भी डायलॉग सुनाइए। पीआर कंपनी पीछे ही लैपटॉप खोल के बैठी। मुझे याद ही, मैं आप कोई और सवाल करें, मैं उसके मैं बाद एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। मैं एक आइडिया, बल्कि रिक्वेस्ट नहीं, एक पंजाब नहीं जाऊंगी का भी बड़ा जबरदस्त एक आपका मोनोलॉग था, उससे भी कुछ वो था हेल्प मी दुर्दाना। वो ऐसा था उसका, रोटी खोल दे शफीक अहमद। वो सही है, सारे डायलॉग तो इनको याद है। अच्छा, अब हुमायूं एक बहस रहती है, वो ये है कि ड्रामा, और आप तब जैसे बड़े बड़े अदाकार जो हैं उनका ज़्यादा फोकस कई साल ड्रामा पे रखने, क्योंकि हमारे यहाँ फिल्में उस तरीके से नहीं बन रही थी। जब से एक रिवाइवल हुआ तो आपकी बहुत बड़ी जो सुपरहिट फिल्में हैं वो आपकी फिल्में आई, लेकिन आप प्रोडक्शन भी करते हैं, आप बहुत बड़े ड्रामाज हैं जो आपकी तरफ से बनाए जाते हैं, आपके प्रोडक्शन हाउस की तरफ से। ये कहा जाता है, इन ख्यालात का इजहार किया जाता है कि हमारे ड्रामा ने फिल्म को कहीं जो है वो बैकग्राउंड में भेज दिया, और फिल्म जो थी वो एक अदाकार के लिए एक बड़ा एक मीडियम होता है, एक ब्रॉडर मीडियम होता है जिसमें उसको हर अंदाज में दिखाया जाता है, वो एक्शन कर देता है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं? देखिए, ड्रामे की अपनी एक, क्योंकि जब आप 13 किस्तें करते हैं ना तो उसका स्क्रीन प्ले डिफरेंट होता है। या 13 किस्तें या 30 किस्तें या 50 किस्तों का ड्रामा जो होता है, उसका जो क्राफ्ट है वो डिफरेंट है। फिल्म आपको 2 घंटे के अंदर सुनानी है, तो जब 2 घंटे में सुनानी है, जैसे ऐड जो कमर्शियल आप देखते हैं वो आपको 60 सेकंड के अंदर आपको सब कुछ दिखाना होता है, इसी तरह फिर तो दोनों चीज़ों में फ़र्क है।
मैं फिल्म की वजह से इस फील्ड में आया था। मेरा इंटरेस्ट जो है हमेशा से फिल्म का था। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि उस वक्त जब मैं आया तो फिल्म इंडस्ट्री ज़रा नीचे जा रही थी। मुझे एक फिल्म मिली जो मैंने की, जो मुझे पसंद आई थी और अच्छी भी थी, इंतहा। समीना पीरज़ादा ने वो डायरेक्ट की थी, वो मेरी पहली फिल्म थी। तो वो फिल्म बहुत दुनिया फ़ोन पे डिजिटली इतनी ऑन हो गई है। मेरे पास एक मिसाल है वैसे आपके एक गाने की, और मेरे जहन से निकल ना जाए। क्या? एक गाने में ये कहते हैं कि तेरे खर्चे हज़ारों क्यों इतने नखरे पालूं। तो ये यकीनन मुझे लगता है मेरे पास तुम हो का जो हुमायूं का कैरेक्टर था वो ये गाना गा रहा है। हाँ, मतलब देखें, अगर उस कैरेक्टर को हम 2020, 21, 22 में 21 साल के लड़के पे करते हैं तो वो नॉर्मल गली में शायद ऐसी बात करेगा। सही है, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने जो करंट कल्चर है उसकी रिप्रेजेंटेशन करें। रिलेटेबल। So I'm thankful to Humayun Saeed. I'm thankful to मेरा भतीजा ही है, इनके वालिद इस मुल्क के सबसे बड़े म्यूजिशियन और म्यूजिक डायरेक्टर हैं। अजहर हुसैन साहब के लिए बहुत सारी तालियां बजाएं कि जिनकी तरबियत की वजह से यहाँ पहुँचा है। और हुमायूं तो खुद अपनी तरबियत की वजह से पहुँचा है, तो हुमायूं के लिए ज़्यादा तालियां बजाएं। तो एक हमारा म्यूजिक इंडस्ट्री का और एक ऑडियंस है, इनमें एक ऐसा ही मुस्तकबिल का सुपरस्टार भी मौजूद हो जो आपकी बात सुने और उसमें वो कॉन्फिडेंस आए कि वो भी खुलकर अपना जो आर्ट फन का मुजाहरा करना शुरू करे। आपका नौजवानों के लिए क्या पैगाम है? पैगाम है कि ख़ुद को और अपने आगे आने वाली जनरेशन को टॉलरेंस सिखाएं, एक दूसरे के लिए सब्र सिखाएं, एक दूसरे की राय के लिए, एक दूसरे की ओपिनियन के लिए। हो सकता है आपके साथ वाले की जो राय हो या ओपिनियन हो वो उससे आप इख्तलाफ करते हो, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि हमें उससे दुश्मनी कर लेनी चाहिए। तो बस मेरा मैसेज ये है, क्योंकि जब ये होगा तब यकीन करें सोसाइटी हमारी और ज़्यादा अमन और प्यार से भर जाएगी। हुमायूं, आप क्या पैगाम देंगे? एग्जैक्टली एक्चुअली यही कहने वाला था। क्योंकि मैं जो सब्र जो है ना, मैं देखता हूँ कि ये उसकी बहुत कमी है हमारे नौजवानों में। जो मैंने देखा है कि क्या इवन गाड़ी किसी को लग गई है, किसी ने गाड़ी मार दी है, तो मैं देखता हूँ कि फ़ौरन बाहर निकलते हैं, चाहे वो नौजवान हो या बड़े हों या छोटे हों। मैंने देखा है कि वो मरने मराने पे आ जाते हैं और पूरा ट्रैफिक रोक देंगे और एक दूसरे को गालियाँ देंगे। मेरे ख्याल से एक्सीडेंट होता है। तो जो भी आप, कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मेरी गाड़ी किसी ने पीछे से मारी। 1 मिनट के लिए आता है गुस्सा, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि मैं बिल्कुल बाहर निकल के लड़ने ना लगूं, बल्कि उल्टा उसको भी पूछता हूं कि भाई तुम ठीक हो कि नहीं हो। तो मेरे ख्याल से पेशेंस और सब्र जो है वो इस चीज़ की कमी है हमारे यहाँ। टॉलरेंस का, सब्र का और तहम्मुल का पैगाम दिया। पाकिस्तान के 2 सुपरस्टार्स आपके सामने मौजूद थे, इनका तालियों से इनको रुखसत कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का इतने सुकून से हमें सुनने का। सॉरी हमारे पास वक्त ज़रा कम था, हमने जाना था तो इसलिए हम साथ बैठ गए। एंड थैंक यू भाई। थैंक यू। नहीं, थैंक यू। मेरे साथ स्टेज, मेरे साथ आप हैं, मेरे पास तुम हो। आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। और यूं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस में जश्न कराची हुआ और जश्न कराची के मौके पर आपकी मुलाकात हुई हुमायूं सईद और आसिम अजहर से। आप लोग देख रहे हैं बैम डिजिटल टीवी, यानी कि आपका अपना बैम टीवी, जो इसी तरह का कंटेंट लेके आता रहेगा जैसे कि अब की बार लेकर आया। BAM, this is Humayun Saeed. Please do watch BAM TV. कर दें। हुमायूं भाई एक बार बोलते हैं, बैम मेरे पास तुम हो। BAM मेरे पास तुम हो। थैंक यू। हाँ, part 2. Don't forget to watch BAM. No. बैम